हेलो गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीनो-चान कैन नॉट शेयर ऑन नेम मांगा के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें ये मांगा पढ़नी चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सीनो-चान कैन नॉट शेयर ऑन नेम एक ड्रामा प्लस स्कूल टाइप की मांगा सीरीज है जिसे सुजू ओशिमी के द्वारा लिखा व इलस्ट्रेट किया गया है। इस मांगा की शुरुआत होती है शिनो नामक कैरेक्टर से, जिसने अभी अभी एक स्कूल में एडमिशन लिया है और उस स्कूल में होने वाले एंट्रेंस सेरेमनी की स्पीच के लिए वो तैयारी कर रही है। लेकिन शिनो नामक कैरेक्टर को उस स्पीच को तैयार करने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि शिनो डायसर्थिया नामक बीमारी के एक टाइप से ग्रस्त है, या हम कह सकते हैं शिनो को ऐसे वर्ड प्रोनाउंस करने में काफी मुश्किल होती है जिनकी शुरुआत असल में वॉवल से होती है। इसलिए जब शिनो अपनी स्पीच तैयार कर रही थी तो स्पीच में कई जगह वॉवल्स का इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से वो स्पीच को तैयार नहीं कर पा रही थी। इसी बीच शिनो कैरेक्टर की मॉम शिनो से बोलती है, शिनो नहाने का समय हो गया है, जल्दी से नहा लो क्योंकि स्कूल भी जाना है। जिसके बाद शिनो नहा धोकर स्कूल के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि स्कूल में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज उसके एज के समान है, जिसे देखकर शिनो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने क्लास की तरफ बढ़ जाती है। इसके बाद इत्सुको ओगावा नामक कैरेक्टर, जो कि उस क्लास के कोऑर्डिनेटर या हेड टीचर है, क्लास में एंटर करती है और सभी स्टूडेंट्स को अपने सीट पर बैठने के लिए बोलती है। इसके साथ उन स्टूडेंट्स को बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए भी कहती हैं, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स वन बाय वन करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन जैसे ही शिनो नामक कैरेक्टर की बारी आती है तो उसके मुखमंडल पर ताला लग जाता है और इस परिस्थिति को देखने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी आवाज को कैद करके रखा हो। इस सिचुएशन से जो टेंशन क्रिएट हुई वो शिनो नामक कैरेक्टर के चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके विपरीत वो ये पाती है कि उसके आसपास के लोग उसके इस परिस्थिति को ऐसे जोक की तरह ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो और हाइपर टेंशन की स्थिति में चली जाती है, जिसके फलस्वरूप वो अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं दे पाती। इस परिस्थिति को देखकर मिस ओगावा शिनो नामक कैरेक्टर से पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो? लेकिन शिनो इस क्वेश्चन को देने की वजह इस समय कम्प्लीटली स्टन हो जाती है। जिसके बाद वो मिस ओगावा से बस इतना ही बोलती है, मैम कैन आई स्किप दिस इंट्रोडक्शन प्लीज। इसके बाद मिस ओगावा नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ बढ़ जाती है और अगले स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है। इसके बाद शिनो अपनी सीट पर बैठ जाती है। इसी बीच एक अन्य स्टूडेंट जिसका नाम कायो ओकास्की है, वो शिनो की तरफ देखती है और फिर अपने काम में बिजी जाती है। इसके कुछ समय बाद एंट्रेंस सेरेमनी समाप्त हो जाती है और मिस ओगावा शिनो के पास आती है और उससे बोलती है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, कभी कभी बच्चे टेंस हो जाते हैं इतने बड़े स्कूल और क्लास को देखकर, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे इस कल्चर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। इसके रिस्पॉन्स में शिनो मिस ओगावा से बोलती है, यस मैम, मैं टेंस तो महसूस कर रही थी, लेकिन ये इसकी असली वजह नहीं है। लेकिन जैसे ही शिनो अपने सिचुएशंस के बारे में मिस ओगावा को बताने की कोशिश करती, तभी मिस ओगावा उसे वहीं पर रोक देती और उससे कहती, फिक्र करने की कोई बड़ी बात नहीं है, तुम और मैं मिलकर इस परेशानी को दूर कर लेंगे। इसके रिस्पॉन्स में शिनो बोलती है, ओके मैम। इसके बाद मिस ओगावा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लास अपने शेड्यूल टाइम के अनुसार शुरू हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्टडी में व्यस्त हो जाते हैं। इसके कुछ समय बाद शिनो लंच करने के लिए अपने क्लासरूम से बाहर निकलती है और स्कूल की एक लोनली प्लेस की तरफ चली जाती है, जहाँ जाकर वो अपना लंच शुरू कर देती है। लेकिन इसके कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि उसके उस लोनली प्लेस में उसी क्लास की एक अन्य स्टूडेंट जिसका नाम कायो ओकास्की है, वो वहाँ पर मौजूद है, जो उस जगह पर म्यूजिक सुनने के लिए आई थी। लेकिन कायो शिनो को देख लेती है। उसके बाद वो शिनो से पूछती है, हाउ डू यू नो दिस प्लेस एंड व्हाई आर यू हियर? जिसके रिस्पॉन्स में जब शिनो कुछ बोलने की कोशिश करती है तो अपने सटरिंग सिचुएशन के कारण कुछ बोल नहीं पाती, जिससे कायो और भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो उस प्लेस को छोड़कर जाने लगती है। जिसे देखकर शिनो बोलती है, वेट प्लीज डोंट लीव। इसके बाद कायो रुक जाती है और शिनो नामक कैरेक्टर से पूछती है, व्हाई डू यू स्पीक लाइक दैट? इज इट अ डिजीज और व्हाट? इसके रिस्पॉन्स में शिनो बोलती है, आई डोंट नो। इसके बाद वो दोनों बात करते हुए अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं और अपने स्टडीज में व्यस्त हो जाते हैं। इसके कुछ समय बाद जब स्कूल टाइम फिनिश हो जाता है तो शिनो कायो नामक कैरेक्टर के पास आती है और उससे बोलती है, लेट्स गो होम टुगेदर। जिसके बाद वो दोनों साथ में अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उस दौरान शिनो कायो से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन अपने स्पेसिफिक कॉज के कारण वो कुछ बोल नहीं पाती।
जिसे देखकर कायो बोलती है इफ यू आर अनेबल टू से इट देन राइट इट। इसके बाद शिनो अपने नोटपैड पर लिखती है माइंड इफ आई विजिट कायो चैन प्लेस टू प्ले। जिसे देखकर कायो असमंजस में पड़ जाती है। फिर कायो शिनो नामक कैरेक्टर से कहती है यू कैन से दैट टू मी डायरेक्टली। इसके रिस्पॉन्स में शिनो लिखती है I can't say words that begin with vowels, especially. That's why I pick up a habit to replace unspeakable words with a less refined words so I can say easily. और इस बात को सुनने के बाद कायो नामक कैरेक्टर को ये एहसास हो जाता है कि शिनो की असल में प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद कायो बोलती है If you wanna come to my room, it's over there. जिसके बाद शिनो कायो के साथ उसके रूम की तरफ चली जाती है, जहाँ जाकर शिनो ये पाती है कि कायो नामक कैरेक्टर को म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है। और फिर शिनो कायो से बोलती है मतलब कि लिखती है कैन यू प्ले सॉन्ग फॉर मी। जिसके बाद कायो उसके लिए एक सॉन्ग प्ले करती है, जिसे सुनकर शिनो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब इस खुशी को वो अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है तो शिनो उस दौरान इस तरह का एक्सप्रेशन देती है कि मानो वो कायो के म्यूजिक टैलेंट का मजाक उड़ा रही हो। इसे देखकर कायो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो शिनो से गुस्से भरे गेस्चर में बोलती है गेट आउट, लीव दिस रूम इमीडिएटली। इसके रिस्पॉन्स में शिनो लिखती है आई एम सॉरी दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। जिसे पढ़कर कायो को एहसास होता है कि शिनो का असल में इंटेंशन क्या था। जिसके बाद उन दोनों को रियलाइज होता है कि उन दोनों में कुछ ऐसी खामियां हैं जिनको उन्हें ही मिलकर रिजॉल्व करना होगा। और यहीं से इस मांगा की कहानी शुरू होती है। शिनो ओसुमी इस मांगा का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसके कारण मांगा का जो भाग है वो इसी कैरेक्टर के चारों ओर घूमता रहता है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काठी के मामले में 18 ईयर ओल्ड गर्ल की तरह है। इसके साथ इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी 18 ईयर ओल्ड गर्ल की तरह ही है। इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप का है। इसके अलावा इस कैरेक्टर के जो बालों का कलर है वो ब्लैक है और इस कैरेक्टर को शॉर्ट हेयर वाला हेयर स्टाइल रखना पसंद है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर काइंड, लेस स्पोकन, शाय, काम और फ्रेंडली टाइप की पर्सन है। अब बात करते हैं मांगा में इस कैरेक्टर को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। मांगा में जिस तरह से इस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे पर्सनालिटी वाले लोगों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना है जो बाय नेचर काफी काइंड और केयरिंग और फ्रेंडली टाइप के पर्सन होते हैं। लेकिन समाज इन लोगों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इस टाइप के लोग स्पेसिफिक टाइप के डिजीज या डिसेबिलिटी से ग्रस्त होते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप के लोग समाज द्वारा बनाए गए हायर लिविंग स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते और इन्हीं कारणों की वजह से सोसाइटी इन लोगों को इंफीरियर क्वालिटी समझती है। और जब ये लोग किसी जगह जाते हैं या किसी फंक्शन या किसी इवेंट में भाग लेते हैं तो समाज इन लोगों को इंफीरियर क्वालिटी समझकर इनका मजाक उड़ाती है और ऐसा ही इस कैरेक्टर के साथ में हमें देखने को मिला है। काया ओकाज़की भी इस मांगा का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसके कारण मांगा का जो एक भाग है वो इसी कैरेक्टर के चारों ओर घूमता रहता है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काटी के मामले में 18 ईयर ओल्ड गर्ल की तरह है। इसके साथ इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी 18 ईयर ओल्ड गर्ल की तरह ही है और इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप का है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो बालों का कलर है वो ब्लॉन्ड है और इस कैरेक्टर को शॉर्ट हेयर वाला हेयर स्टाइल रखना पसंद है। अगर हम इस कैरेक्टर के पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर काइंड, शॉर्ट टेम्पर्ड, काम, लेस स्पोकन टाइप की पर्सन है। अब बात करते हैं मांगा में इस कैरेक्टर को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। मांगा में इस कैरेक्टर को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना है जिन्हें समाज में चल रहे ग्लैमरस लाइफ स्टाइल या हाई लिविंग स्टैंडर्ड जैसी नॉर्म्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से इस टाइप के लोगों को समाज में अधिकांश समय रिबेलियस प्रवृत्ति वाले लोगों के तौर पर देखा जाता है और अपने इन्हीं रेबेलियस पर्सनैलिटी कारण इस टाइप के लोग किसी भी टॉपिक पर अपना सर्वश्रेष्ठ जजमेंट प्रदान कर पाते हैं, चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी डेंजरस वाले क्यों ना हो। इसके साथ इस टाइप के लोग हमेशा वीक और पॉलिटिकली इनसिक्योर टाइप के लोगों की सहायता करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप के लोगों को हायर सोसाइटी में रहने वाले लोग अधिकांश समय बैरियर के तौर पर देखते हैं। किकुची इस मांगा का सेकेंडरी कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर को इस मांगा में अधिकांश समय एज ए एक्स्ट्रा कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है या यूज किया गया है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काठी के मामले में कायो नामक कैरेक्टर से थोड़ा सा ही लंबा है और इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप का है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो बालों कलर है वो ब्लैक है और इस कैरेक्टर को शॉर्ट हेयर वाला हेयर स्टाइल रखना पसंद है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर फनी और काइंड टाइप का पर्सन है। अब बात करते हैं मांगा में इस कैरेक्टर को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है।
है। मांगा में जिस तरह से इस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे पर्सनैलिटी वालों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना है जो समाज के नॉर्म्स या कस्टम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप के कैरेक्टर्स को हाईली फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी वाले कैरेक्टर्स भी कहते हैं। और इसी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किकुची नामक कैरेक्टर के साथ भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस मांगा में दिखाए गए कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। इस मांगा में मुख्य तौर पर 3 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें शीनो और कायो एज ए प्राइमरी कैरेक्टर की भूमिका में है और किकुची एज ए सेकेंडरी कैरेक्टर की भूमिका में है। अगर हम प्राइमरी कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इन कैरेक्टर्स को काफी अच्छी तरह से इस मांगा में डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से इन कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है, प्रॉपर एक्सपोजर मिला है मांगा के डिफरेंट पैनल्स में। और साथ में इन कैरेक्टर्स को इस मांगा में इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि इन कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर आर्क है वो इन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी और बिहेवियर को काफी अच्छी तरह से शो करता है। और इन्हीं कारणों की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इस मांगा में जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं उनको इस मांगा में काफी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं इस मांगा के आर्ट और डिपार्टमेंट के बारे में। ये मांगा स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा पर बेस्ड है, जिसकी वजह से इस मांगा में जितने भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट हमें देखने को मिले हैं वो सभी नेचुरल कंपोनेंट या एलिमेंट पर आधारित है, जिसकी वजह से इन सभी ऑब्जेक्ट्स का डिजाइन कंपैरेटिवली काफी रियलिस्टिक और सिंपल है। इसके उलट अगर हम इस मांगा में दिखाए गए कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डिजाइन के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि वो बहुत सिंपल और रिलेटेबल है। इसके साथ इस मांगा में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनके कैरेक्टर डिजाइन में काफी सिमिलैरिटीज भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शीनो कैरेक्टर के फेशियल स्ट्रक्चर को देखें तो हम पाएंगे कि इस कैरेक्टर के फेशियल डिजाइन को इसी मांगा के अन्य कैरेक्टर के लिए भी यूज किया गया है, जिसकी वजह से हमें इस मांगा में कोई आइकॉनिक कैरेक्टर डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके उलट अगर हम इस मांगा में कैरेक्टर्स के इमोशंस और एक्सप्रेशन में यूज होने वाले आर्टवर्क को देखें तो हम पाएंगे कि इस आर्टवर्क ने इन इमोशंस और एक्सप्रेशंस को काफी इम्प्रेसिव तरीके से प्रेजेंट किया है, जो कि काफी अच्छी बात है इस मांगा के आर्टवर्क के लिए। इस मांगा की स्टोरी को एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में एस्टैब्लिश किया गया है, जिसकी वजह से इस मांगा में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो रियलिस्टिक वे में बिहेव करते हैं। इसके साथ ये सभी कंपोनेंट जापानीज कल्चर पर हाईली बेस्ड है, जिसकी वजह से इस मांगा का जो एटमॉस्फेयर है वो जापानीज कस्टम को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ये जो मांगा है वो स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से हमें इस मांगा में वर्ल्ड बिल्डिंग और वर्ल्ड एक्सप्लोर जैसे एलिमेंट्स को उतनी मात्रा में एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा वाली मांगा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कैरेक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करना है, ना कि मांगा में दिखाए गए एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स को। लेकिन फिर भी अगर हम इस मांगा में दिखाए गए वर्ल्ड को एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि जो वर्ल्ड है पूरी तरह से आज के 21वीं सेंचुरी की जापानीज कल्चर से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, जिसकी वजह से जितने भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हमें इस मांगा में देखने को मिले हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल लाइफ, क्लॉथ्स, हाउसिंग स्ट्रक्चर्स, रोड्स, व्हीकल, ड्रेसिंग सेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सभी 21वीं सेंचुरी की जापानीज कल्चर पर बेस्ड है। इस मांगा में कुल मिलाकर 11 चैप्टर्स हैं, जिसकी वजह से हम इस मांगा को शॉर्ट मांगा भी कह सकते हैं। लेकिन इस मांगा की स्टोरी को इस मांगा के चैप्टर्स में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसकी वजह से इस मांगा को अंडरस्टैंड करने में कोई खास परेशानी आपको नहीं होगी। इसके अलावा इस मांगा की स्टोरी में स्टैटिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से स्टोरी का जो पेस है वो लीनियर वे में फ्लो करता है। इसके साथ इस मांगा में जितने भी प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को इस मांगा में प्रॉपर चैप्टर्स मिले हैं, जिसकी वजह से ये सभी कैरेक्टर्स अपने कैरेक्टर आर्क को मांगा के डिफरेंट पैनल्स के माध्यम से इजीली तौर पर प्रेजेंट कर पाते हैं। और इस टाइप का पॉजिटिव पॉइंट मुझे बहुत ही कम मांगास में देखने को मिला है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इस मांगा ने इस डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया है। इस मांगा को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस मांगा में ऐसी कई खासियतें हैं जिसकी वजह से आपको ये मांगा पढ़नी चाहिए। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इस मांगा का ये है कि इस मांगा ने डायसेप्टिया नामक डिजीज जैसे टॉपिक का इस्तेमाल एक स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा वाले मांगा में किया है, जो कि अपने आप में काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइप के टॉपिक को हम अधिकांश समय स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा वाले मांगा में नहीं देखते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस टाइप के टॉपिक्स काफ़ी रिस्की नेचर वाले होते हैं। इसलिए जब कोई मीडियम इस टॉपिक को अडेप्ट करता है या यूज़ करता है अपने लिटरेचर या अपने मीडियम में ऐसे सोर्स मटेरियल के तौर पर, तो अधिकांश समय हम पाते हैं कि जो आउटकम निकल के आया है वो काफ़ी टेरेबल है रेस्पेक्टेड टू द सोर्स मटेरियल। और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।
जैसे कि रेस्पेक्टेड टॉपिक के लिए इंफॉर्मेशन की कमी या रेस्पेक्टेड टॉपिक में इस्तेमाल होने वाले कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रख देना बजाय उन कैरेक्टर्स के कैरेक्टर आर्क पर। और इन्हीं कारणों की वजह से हमें इस टाइप के टॉपिक्स अधिकांश समय स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा वाले मांगा में देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इस मांगा ने काल्पनिक कैरेक्टर की मदद से इस तरह से स्टोरी को नरेट किया है कि जब रीडर इस मांगा को पढ़ते हैं तो वो इस मांगा में दिखाए गए कैरेक्टर्स के लाइफ के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस मांगा का जो थीम है वो हमें काफी रियलिस्टिक और रिलेटेबल लगता है, जो कि इस टाइप के मांगा के लिए काफी क्रूशियल अचीवमेंट है। यही अगर हम दूसरे पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इस मांगा का एंडिंग, क्योंकि इस मांगा का जो एंडिंग है वो काफी रियलिस्टिक और नेचुरल है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मांगा ने अपने स्टोरी को एक टैरम्पेट वे में एंड किया है, जिसकी वजह से इस मांगा की जो एंडिंग है वो काफी रियलिस्टिक प्रतीत होती है। अब बात कर लेते हैं इस मांगा के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। इस मांगा का एक ही ड्रॉबैक है और वो है इस मांगा के सेकेंडरी कैरेक्टर्स, क्योंकि जिस तरह से इस मांगा ने अपने सेकेंडरी कैरेक्टर्स को हैंडल किया है वो सही नहीं है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मांगा में चैप्टर्स की कमी है, जिसकी वजह से हम सभी कैरेक्टर्स पर उतना ध्यान नहीं दे सकते जितना उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी इस मांगा के सेकेंडरी कैरेक्टर्स ने इस मांगा के प्राइमरी कैरेक्टर्स के लाइफ में काफी क्रूशियल भूमिका अदा की है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस मांगा को अपने सेकेंडरी कैरेक्टर्स पर थोड़ा तो ध्यान देना ही चाहिए था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।